दोस्तों, देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी करीब 75 मिनट यानी 80 मिनट के आसपास चला। यहाँ मैं मोदी जी की एक बात की तारीफ जरूर करूंगा। इतना लंबा भाषण देने की क्षमता शायद ही किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष में दिखाई देती हो और मोदी जी यह एक बार नहीं बार बार करते हैं। इतनी लंबी बात लगातार देश के सामने रखने की यह आदत निश्चित रूप से उनकी एक अलग खासियत बनाती है। खैर, आते हैं उनके स्पीच के जो कुछ पॉइंट्स हैं उस विषय पे आते हैं। आइए पहले सुनते हैं। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है। क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए। टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सुन लिया आपने, यहां भी शिक्षा उनके प्रायोरिटी में नहीं थी। वो सब कुछ 1 to 5 और 1 to 10 में देखना चाह रहे हैं और अच्छी बात है, पर शिक्षा को 1 to 10 में क्यों नहीं। हमारी जो सबसे अच्छी टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी IIT दिल्ली 118वें नंबर पर है वर्ल्ड रैंकिंग में। IIT बॉम्बे 134वें स्थान पर है वर्ल्ड रैंकिंग में। यानी हमारी कोई यूनिवर्सिटी टॉप 1 to 5 तो छोड़ो, टॉप 100 में भी नहीं है। ये हालत है एजुकेशन का। कुछ और क्षेत्र और कुछ और पैमाने देखते हैं, भारत कहाँ खड़ा है दुनिया में। हेल्थ केयर इंडेक्स देखते हैं, 44वां स्थान पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं, 102 स्थान पर है 123 देशों में। हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ है, 118वां स्थान पर है 147 देशों में। और एजुकेशन में कहाँ है, 101वां स्थान पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट 193 देशों में 130वां स्थान पर है। और GDP में लगभग 5वां स्थान पर हम लोग हैं। यानी भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जरूर है, लेकिन जब बात हेल्थ, हंगर, हैप्पीनेस और ह्यूमन डेवलपमेंट की आती है तो तस्वीर उतनी मजबूत नहीं दिखती है। आइए आगे रोशनी डालते हैं। करीब 75 मिनट में मोदी जी ने देश को क्या बताया। नए वादे, नई योजनाएं और 2047 का नया सपना। लेकिन सवाल यह है कि पुराने वादों का क्या हुआ। और इसी भाषण में आया एक शब्द दिमागी नक्सल, जो इस पूरे भाषण को एक अलग और गंभीर बहस में ले जाता है। तो आज हम भाषण नहीं दोहराएंगे, हम उसके पीछे छिपे सवालों को समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से देश को एक बार फिर बड़े सपने दिखाए। 2047 का विकसित भारत, 1 करोड़ युवाओं को AI की ट्रेनिंग, युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 1 लाख करोड़ रुपए इनोवेशन और रिसर्च के लिए, भारत में सेमी कंडक्टर प्लांट्स, 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर, आत्मनिर्भर भारत, 7 धाराओं से विकास। सुनने में सब कुछ शानदार है, लेकिन सवाल यह है, क्या देश को हर साल नए सपने दिखाने से पहले पुराने सपनों का हिसाब नहीं होना चाहिए? क्योंकि 2014 में भी सपने थे, रोजगार के सपने थे, काला धन वापस लाने के सपने थे, रुपयों को मजबूत करने के सपने थे, 100 स्मार्ट सिटीज के सपने थे। और आज 2026 में फिर एक नया पैकेज सामने आया, AI, इनोवेशन, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर, 2047। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा, सवाल यह है कि पिछले 12 साल में जो कहा गया था उसमें कितना हुआ।
और इसी भाषण में एक और शब्द आया, दिमागी नक्सल। यहीं से आज के भाषण की सबसे गंभीर राजनीतिक बहस शुरू होती है। पहला सवाल, आखिर दिमागी नक्सल कौन है? प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिली है, लेकिन समाज में नक्सली मानसिकता रखने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं और ऐसे दिमागी नक्सल को पहचान कर अलग थलग करना होगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। अब जरा इस शब्द को खोलिए, दिमागी नक्सल कौन है? क्या वह व्यक्ति जो बंदूक उठाता है? नहीं, वह तो पहले से ही सशस्त्र नक्सलवाद की श्रेणी में आता है। फिर दिमागी नक्सल किसे कहा जा रहा है? क्या वह व्यक्ति जो किसी नक्सली विचारधारा का समर्थक है? संभव है, लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। अगर इसकी परिभाषा साफ नहीं है तो कल इसकी सीमा कहां खत्म होगी? जो सरकार से सवाल पूछे, जो सरकार की नीति की आलोचना करे, जो कहे कि बेरोजगारी पर सरकार जवाब दे, जो पूछे कि पेपर लीक क्यों हुआ, जो पूछे कि सरकारी स्कूल क्यों कम हो रहे हैं, जो पूछे कि रुपये की कीमत क्यों गिर रही है, जो कहे कि सरकार ने कई वादा किया था, उसका क्या वह भी दिमागी नक्सल हो जाएगा? यही लोकतंत्र का मूल सवाल है। दूसरा सवाल, क्या पढ़ा लिखा सवाल पूछने वाला व्यक्ति अब संदिग्ध है? और यहाँ एक बहुत दिलचस्प राजनीतिक पहलू है जिसे कभी अर्बन नक्सल कहा गया। अब उसी विमर्श का एक नया शब्द सामने आया है, दिमागी नक्सल। यानी जंगल में बंदूक लेकर घूमने वाला नहीं, बल्कि दिमाग में विचार रखने वाला। अगर इस शब्द का इस्तेमाल वास्तव में उन लोगों के लिए है जो हिंसक नक्सली विचारधारा का समर्थन करते हैं, तो सरकार को इसकी स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए। लेकिन अगर यह शब्द धीरे धीरे उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगे जो पढ़े लिखे हैं, तर्क करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, नीतियों की आलोचना करते हैं और सत्ता से जवाब मांगते हैं, तो फिर यह सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं रहेगा, यह लोकतंत्र और असहमति की आजादी का सवाल बन जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार को सिर्फ तालियां बजाने वाले नागरिक नहीं चाहिए, लोकतंत्र को चाहिए सोचने वाला नागरिक, सवाल पूछने वाला नागरिक, असहमति जताने वाला नागरिक और सरकार से यह कहने वाला नागरिक कि आपने कहा था, अब करके दिखाइए। तीसरा सवाल, क्या सरकार को सवाल पूछने वाले नागरिक पसंद नहीं है? यहां मैं एक गंभीर सवाल उठा रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार सचमुच पढ़े लिखे लोगों को खत्म करना चाहती है। ऐसा निष्कर्ष बिना प्रमाण के निकालना गलत होगा। लेकिन राजनीति में शब्दों का महत्व होता है। जब सरकार दिमागी नक्सल जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है तो सवाल उठता है, आखिर सरकार किस मानसिकता को नक्सली मानसिकता मान रही है? अगर कोई व्यक्ति सरकार की हर बात से सहमत नहीं है तो क्या वह राष्ट्र विरोधी है? अगर कोई कहता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए तो क्या वह देश के खिलाफ है? अगर कोई पूछता है कि सरकारी भर्ती समय पर क्यों नहीं होती तो क्या वह विकास का विरोधी है? और अगर कोई पूछता है कि सरकार के पुराने वादों का क्या हुआ तो क्या वह दिमागी नक्सल है? अगर ऐसा हुआ तो फिर लोकतंत्र में बचता क्या है? एक सरकार बोलेगी और जनता सिर्फ सहमति में सिर हिलाएगी। यह लोकतंत्र नहीं होगा, यह एक रंगी समाज की तरफ बढ़ना होगा। चौथा सवाल, शिक्षा मजबूत होगी या सवाल पूछने की क्षमता? अब इसी को शिक्षा से जोड़कर देखिए। 2026 में संसद में सरकारी स्कूलों की संख्या में गिरावट को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद उठा। सरकार ने स्पष्ट किया कि स्कूल खोलने, बंद या मर्जर का निर्णय राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकारी स्कूलों की संख्या
हाल के वर्षों में कमी दिखाई देती है। अब सवाल स्कूल बंद होने का राजनीतिक आरोप भर नहीं है, सवाल उससे बड़ा है। देश में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी के लिए सर्टिफिकेट देना है, या फिर नागरिक को सोचने की क्षमता देना भी है? क्योंकि पढ़ा लिखा नागरिक पूछेगा क्यों, कैसे, किसके लिए, किस कीमत पर, किसके फायदे के लिए। और सबसे बड़ा सवाल, सरकार से जवाब क्यों नहीं मांगा जाए? यही लोकतंत्र की आत्मा है। इसलिए अगर हम दिमागी नक्सल शब्द को बहुत व्यापक अर्थ में इस्तेमाल करने लगेंगे तो एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है, जहां सवाल पूछने की क्षमता ही संदेह का कारण बन जाए। पांचवा सवाल, 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग, लेकिन पहले के रोजगार का क्या? अब आते हैं प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक पर, 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री ने अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग देने की घोषणा की। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की भी बात कही। बहुत अच्छी बात है, एआई सीखना जरूरी है, लेकिन मेरा सवाल है, एआई ट्रेनिंग से पहले रोजगार चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर युवा एआई सीख भी गया लेकिन नौकरी नहीं मिली तो सर्टिफिकेट किस काम का आएगा? और फिर सवाल उठेगा, क्या सरकार पिछले रोजगार के वादों का हिसाब देकर नए रोजगार के वादे कर रही है? 2014 के चुनावी दौर में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का दावा राजनीतिक बहस का बड़ा हिस्सा बना था। हालांकि यह भी साफ रखना जरूरी है कि बीजेपी के 2014 मैनिफेस्टो में हर साल 2 करोड़ जॉब्स का ऐसा लिखित वादा नहीं था। इसलिए सवाल संख्या का नहीं है, सवाल रोजगार की दिशा का है। आज 12 साल बाद भी युवा नौकरी के लिए परीक्षा देता है, फिर पेपर लीक होता है, फिर परीक्षा रद्द होती है, फिर आंदोलन होता है, फिर सरकार नई व्यवस्था की बात करती है। तो क्या समस्या एआई ट्रेनिंग से हल होगी, या पहले एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट सिस्टम को भरोसेमंद बनाना होगा? छठा सवाल, हर बार नया शब्द, नई योजना, लेकिन पुराने वादों का क्या? यही इस पूरे भाषण का शायद सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। सरकार ने आज कहा एआई, इनोवेशन, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर, शब्दधारा, विकसित भारत, सेल्फ रिलायंस, ये सारे शब्द सुनने में आधुनिक और शक्तिशाली हैं, लेकिन जनता के पास मेमोरी भी है। उसे याद है 100 स्मार्ट सिटीज। 2015 में सरकार ने 100 स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया था और 5 साल की अवधि का लक्ष्य रखा गया था। सरकारी दस्तावेजों में 100 शहरों और 48,000 करोड़ के केंद्रीय समर्थन की बात थी। बाद में हजारों प्रोजेक्ट सैंक्शन हुई और कई प्रोजेक्ट्स पूरे भी हुए। इसलिए यह कहना गलत होगा कि स्मार्ट सिटीज में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या 100 शहर उस विजन के मुताबिक स्मार्ट बन गए जिसका सपना देश को दिखाया गया था? यानी घोषणा और उपलब्धि के बीच कितना अंतर रहा? सातवां सवाल, कालाधन कहां पहुंचा? 2014 में विदेशों में जमा काले धन का मुद्दा बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था। 15 लाख हर खाते में आएंगे, यह बात बाद में राजनीतिक विवाद और जुमला शब्द तक पहुंची। 2015 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 15 लाख वाली बात को आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन बताया था। अब 2026 है, तो सवाल यह नहीं कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख क्यों नहीं आए, क्योंकि सरकार समर्थकों का जवाब होगा कि लिटरल प्रॉमिस था ही नहीं। ठीक है, तो फिर दूसरा सवाल, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के उस बड़े अभियान का मेजरेबल आउटकम क्या है? कितना पैसा वापस आया, कितनी संपत्ति जब्त हुई, कितने बड़े मामलों में अंतिम कार्रवाई हुई? जनता को पूरा हिसाब क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि लोकतंत्र में स्लोगन से ज्यादा जरूरी है ऑडिट। आठवां सवाल, रुपया मजबूत करने की राजनीति कहां गई? 2013 में नरेंद्र मोदी ने गिरते रुपये को लेकर तत्कालीन सरकार पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सरकार रुपयों की गिरती कीमत को लेकर चिंतित नहीं है। 2014 में सत्ता बदलने के बाद मजबूत रुपये की उम्मीद को लेकर बीजेपी नेताओं के दावे भी सामने आए थे। उदाहरण के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 में कहा था कि एनडीए सरकार बनने पर रुपये को मजबूत होकर 35 रुपये प्रति डॉलर तक जाने की संभावना है। आज सवाल यह है कि क्या रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्या सरकार आज जनता को यह बताने के लिए तैयार है वह लक्ष्य क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि विपक्ष में रहते हुए रुपये की गिरावट पर सरकार को घेरना आसान था, लेकिन सत्ता में रहते हुए उसी पैमाने पर खुद को मापना यह असली परीक्षा है। 9वां सवाल,
क्या सरकार सिर्फ नए सपनों की भाषा बदल रही है? यहां पहुंचकर पूरा भाषण एक पैटर्न जैसा दिखाई देता है। एक समय डिजिटल इंडिया, फिर मेक इन इंडिया, फिर स्टार्टअप इंडिया, फिर स्किल इंडिया, फिर स्मार्ट सिटीज, फिर विकसित भारत और अब एआई, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर, इनोवेशन। ध्यान दीजिए, हर कुछ वर्षों में एक नया बड़ा शब्द आता है, नया स्लोगन आता है, नई एम्बिशन आती है और देश को भविष्य की एक नई तस्वीर दिखाई जाती है। इनमें से बहुत सारी योजनाओं में वास्तविक काम भी हुआ है। इसे नकारना ईमानदार विश्लेषण नहीं होगा, लेकिन समस्या तब होती है जब नई घोषणा पुरानी घोषणा की अकाउंटेबिलिटी को ढकने लगे। यानी जनता पूछे पुराने वाले का क्या हुआ और जवाब मिले देखिए अब हम नया करने जा रहे हैं। तो लोकतंत्र में सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या यह गवर्नेंस है या लगातार नए नैरेटिव्स बनाने की राजनीति? 10वां सवाल, विकसित भारत के लिए विकसित नागरिक भी चाहिए। प्रधानमंत्री 2047 का विकसित भारत चाहते हैं, बिल्कुल चाहिए, लेकिन विकसित भारत सिर्फ बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर, एआई, न्यूक्लियर पावर और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनेगा। वो चाहिए विकसित भारत बनेगा विकसित नागरिक से, जो पढ़ा लिखा हो, जो तर्क कर सके, जो सरकार से सवाल कर सके, जो विपक्ष की बात सुन सके, जो मीडिया से सवाल पूछ सके, जो अपने अधिकारों को समझे और जरूरत पड़े तो सरकार से कह सके आप गलत हैं। अगर सरकार आलोचना सुनने की क्षमता खो देगी, अगर असहमति को दुश्मनी समझा जाएगा, अगर सवाल पूछने वालों को किसी नए लेवल में डाल दिया जाएगा, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे जितनी आधुनिक हो जाए, लोकतंत्र कमजोर होगा। असली सवाल, आज प्रधानमंत्री ने युवाओं को एआई देने की बात की, लेकिन युवाओं को सिर्फ एआई नहीं चाहिए, उन्हें इंडिविजुअल थिंकिंग भी चाहिए। उन्हें अपनी सोच चाहिए, अपनी आवाज चाहिए, अपना सवाल पूछने का अधिकार चाहिए। उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें भरोसेमंद परीक्षा चाहिए, उन्हें बेहतर शिक्षा चाहिए और उन्हें यह भरोसा चाहिए कि अगर वे सरकार से सवाल करेंगे तो उन्हें देशद्रोही, अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल जैसे किसी लेवल में नहीं बांधा जाएगा। क्योंकि सरकार देश नहीं है, सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन देश और लोकतंत्र बने रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की भाषण को सिर्फ तालियों से नहीं, सवालों से भी सुनना होगा। एआई की घोषणा हुई है, पूछिए कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ की बात हुई है, पूछिए पैसा किसे मिलेगा और परिणाम क्या होगा। सेमीकंडक्टर की बात हुई है, पूछिए कितने प्लांट्स वास्तव में प्रोडक्शन में आएंगे। न्यूक्लियर की बात हुई है, पूछिए डेडलाइन और कॉस्ट क्या होगा। 2047 का विकसित भारत कहा गया, पूछिए 2027 और 2030 के मेजरेबल टारगेट्स क्या हैं। और जब दिमागी नक्सल कहा जाए तो सबसे जरूरी सवाल पूछिए दिमागी नक्सल की परिभाषा क्या है। क्योंकि अगर सरकार को हथियार उठाने वाले नक्सलवाद से लड़ना है, देश उसके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर सरकार को सवाल पूछने वाले दिमाग से डर लगने लगे तो फिर सवाल सिर्फ सरकार से नहीं होगा, सवाल लोकतंत्र से होगा। और अंत में सिर्फ एक बात, देश को एक जैसी सोच वाले नागरिक नहीं चाहिए, देश को सोचने वाला नागरिक चाहिए। क्योंकि मजबूत सरकार जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मजबूत लोकतंत्र। मैं हूं भारती, आप देख रहे हैं देश की बात भारती के साथ। और आज का सवाल आपसे, क्या दिमागी नक्सल शब्द हिंसक नक्सलवाद के खिलाफ है या भविष्य में सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को भी डराने वाला एक नया राजनीतिक लेवल बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।